आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि अल्टरनेटर नो लोड पे कैसे परफॉर्म करता है, और हमारा जो पॉइंट ऑफ कह सकते हैं हम लोग जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का, कि पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि अल्टरनेटर पे नो लोड का मतलब क्या होता है, लोड क्या होता है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। अल्टरनेटर के कनेक्शन को सीखेंगे, वर्किंग को सीखेंगे, थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बेसिकली ये जो टॉपिक है अल्टरनेटर एंड नो लोड, यहाँ से मैं आप लोगों को पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो हम लोग आर्मेचर रिएक्शन और अल्टरनेटर एट लोड की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका पहला पार्ट है। पहले हम ये सीखेंगे कि जब अल्टरनेटर के ऊपर कोई लोड नहीं लगा होता उसका क्या मतलब होता है, अल्टरनेटर के ऊपर जब लोड लग जाता है उसका क्या मतलब होता है। ये सारी चीजों के आंसर आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे अल्टरनेटर की, ठीक है, तो अल्टरनेटर जो अब तक हम लोग पिक्चर में देखते आए हैं, तो अभी तक हमने जो भी देखा कि इस तरीके का एक सर्कुलर हमारे पास स्टेटर होता था, और ये हम लोग सेलिएंट पोल रोटर ले लेते थे यहाँ पे। ना इस रोटर के ऊपर हम लोग क्या करते थे, डीसी सप्लाई दे देते थे। ठीक है, ये डीसी देते थे, और यहाँ पे हमने वाइंडिंग जो होती थी वो 3 फेज वाइंडिंग कर रखी होती थी, आर्मेचर वाइंडिंग। और इन आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो हमें फेज मिलता था, एक आर मिलता था, ठीक है, एक आपको वाई मिलता था, और एक मिलता था बी, यानी कि आर वाई बी फेज। ठीक है, तो ये स्टेटर होता था, ये पर्टिकुलर पार्ट स्टेटर होता था। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो होता था वो रोटेट करता था, रोटर होता था। और ये रोटर के ऊपर कौन सी होती थी, रोटर के ऊपर आपकी फील्ड वाइंडिंग होती थी, फील्ड वाइंडिंग। और स्टेटर के ऊपर हम लोग की आर्मेचर वाइंडिंग होती थी, आर्मेचर वाइंडिंग। ये सारी चीजें हम लोग अब तक सीख चुके हैं। ठीक है, ना अगर आर्मेचर वाइंडिंग को जरा, स्टेटर की वाइंडिंग को जरा हम लोग अगर ध्यान से बनाएं, तो आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग होती, 3 फेज वाइंडिंग। ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग होती है आर्मेचर के ऊपर। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं 3 फेज वाइंडिंग की, तो जो भी आपने अब तक, ये बेसिक है बहुत, आपने अपने बीटेक में पढ़ा होगा ये चीज की 3 फेज वाइंडिंग के ऊपर, बीटेक फर्स्ट ईयर में ये चीज जानी होगी कि 3 फेज वाइंडिंग दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी स्टार, इसको हम कहते हैं स्टार वाइंडिंग। ठीक है, स्टार कनेक्शन, इसको कहते हैं स्टार कनेक्शन होते हैं 3 फेज के। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप होता है वो है डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन होते हैं, यानी दो तरीके से आप 3 फेज वाइंडिंग कर सकते हो, एक है स्टार और एक है डेल्टा। ठीक है, स्टार के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और डेल्टा के भी होते हैं, इसको किसी और लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टार कनेक्शन कैसे करा जाता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर बात करें, एक बात याद रखना, अल्टरनेटर के अंदर हम लोग बेसिकली स्टार कनेक्शन ही परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं किसी और लेक्चर में आपको कवर करूंगा। यहाँ पे जो मेन चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो है कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किया जाता है। अभी आप केवल ऊपर ऊपर से बात को ध्यान रखो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हम स्टेटर की बात करें, तो स्टेटर कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटर के ऊपर ये वाइंडिंग करी होती है। अगर स्टेटर को मैं वाइंडिंग को, केवल आर्मेचर की वाइंडिंग को देखूं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। दिस वन इज योर आर वाइंडिंग, आर फेज की वाइंडिंग हो गई, आर फेज की वाइंडिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, एक वाइंडिंग ये करी गई होगी, दिस वन इज योर वाई फेज वाइंडिंग हो जाएगी यहाँ पे, वाई फेज। और एक वाइंडिंग ये करी गई होगी, ये कौन सी होगी, बी फेज, बी फेज की वाइंडिंग। ठीक है, तो ये 3 वाइंडिंग हो जाती हैं। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, यानी कि जो जहां पे ये तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहेंगे, ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, ये दिस वन इज योर न्यूट्रल पॉइंट। तो ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये आपने बहुत वर्ड सुना होगा, न्यूट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है पावर सिस्टम में। इवन जब हम लोग सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर सीखेंगे, वहां पे भी 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर सीख रहे हैं, वहां पे भी। ठीक है, तो अब न्यूट्रल होता है, और ये होता है तुम्हारा आर फेज, दिस वन इज योर वाई फेज, दिस वन इज वी फेज। ये अगर 0 डिग्री पर है तो ये 120 डिग्री फेज अपार्ट, यानी कि -120 डिग्री लैग करता है आर से। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये माइनस का 240 डिग्री फेज अपार्ट होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब यहां तक बात समझ में आ गई। नाउ अगर बात करते हैं, हमने जो फॉर्मूला निकाला था आपको याद होगा, ई इक्वल टू हमने निकाला था, मैंने बताया था ई क्या था, ये फेज वैल्यू थी और आरएमएस में थी। ठीक है, तो ई फेज आरएमएस कितना था, 4.44 FT5 के वाइंडिंग। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज निकाली थी। नाउ यहाँ पे फेज का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, इसको समझते हैं। तो अगर हमारे पास ये 3 फेज है आर वाई बी, ठीक, और हमें अब निकालना है, यानी कि जो हमने फॉर्मूला निकाला था ई फेज आरएमएस वैल्यू का, वो हमने निकाला था 4.44 FT5 और केड वाइंडिंग। तो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब इसको समझते हैं। यहां से मैं इस पूरे पॉइंट में समझाने वाला हूं। तो मैं लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज, और फेज वोल्टेज क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। फेज वोल्टेज वैसे तो ये आप लोग जानते होंगे, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, अगर आर फेज ले रहे हो तुम लोग, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और किसी भी फेज का जो वोल्टेज होता है, ये आर है, ये वाई है, तो न्यूट्रल और फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा, दिस वन इज योर फेज वोल्टेज। ठीक है, इसको समझो, यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ, यानी कि अगर हम न्यूट्रल को और कोई भी फेज ले लेते हो, आर ले लो, वाई ले लो, या फिर बी ले लो, कोई भी फेज ले लो, इनके बीच का जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस वन इज योर
फेस वोल्टेज, ये होता है तुम्हारा फेस वोल्टेज, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आर है, वाई है और बी है, आर वाई बी, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि आर और वाई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस वन इज योर ई लाइन वोल्टेज। तो ये तुम्हारा लाइन वोल्टेज होगा, यानी कि लाइन, जैसा कि देखो वर्ड है, लाइन का मतलब दो लाइन के बीच में वोल्टेज, और फेज का मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो देखो कोई भी वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का मतलब होता है वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि कहीं किसी पॉइंट का वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट है, तो भाई ये 240 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट 240 वोल्ट पे है। इसका मतलब है वो जिस रिफरेंस से नापा जा रहा है उसके रिफरेंस और उस पॉइंट के बीच में 240 वोल्ट का अंतर है, ठीक है। इसीलिए याद रखो, हमेशा जो हम लोग कहते हैं जो वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है कि दो पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल पे थे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका वोल्टेज है। तो 240, यानी कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते, अगर मान लेते हैं एक सेल लेके आते हो मार्केट से और सेल पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तो ये 1.5 वोल्ट का क्या मतलब है? 1.5 वोल्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है, यानी कि अगर वोल्ट मीटर से नापोगे तो वो डिफरेंस आएगा 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो रहा है? किसके बीच में? इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच के डिफरेंस में, ठीक है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 1.5 वोल्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी चीज, इसको मैं वैसे आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर बता दूंगा, बहुत बेसिक सा लेक्चर है ये, बहुत बेसिक एलिमेंट का है, और लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हम सबके मन में कंफ्यूजन होता है कि आखिर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए मैं अगर आपको एक, मैंने इसके ऊपर वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था 0 वोल्ट अर्थ का क्या मतलब होता है, ठीक है। बहुत फेमस लेक्चर है वो, उसको काफी लोगों ने देखा है, लाइक करा है। अगर आपको डाउट है तो ये चीज मैंने वहां पे बहुत डिटेल में समझाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे भेज सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मैंने सेल लिया है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप कहीं पे भी वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई पोटेंशियल, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो उसी तरीके से जो फेज वोल्टेज होता है उसका मतलब क्या होता है, इस फेज, आर फेज और न्यूट्रल के बीच में कितना वोल्टेज है, यानी कि आर फेज और न्यूट्रल के बीच में कितना वोल्टेज है। ये कौन कॉन्सेप्ट बताता है? ये कॉन्सेप्ट बताता है फेज, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आती है ये होती है फेज आरएमएस वैल्यू। देखो यहाँ पे, यानी कि जो फॉर्मूला तुमने डिराइव करा था 4.44 FT5 KW, ये कौन सा फॉर्मूला था? ये फेज वोल्टेज का फॉर्मूला था, यानी कि आर और न्यूट्रल के बीच में, या फिर वाई और न्यूट्रल के बीच में, या फिर बी और न्यूट्रल के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला ये कब अप्लीकेबल होगा? ये कौन सा वोल्टेज का फॉर्मूला है? जब हम लोग क्या करें, अपना वोल्ट मीटर जब सेट करें, तो एक वोल्ट मीटर का एक सिरा जो है, जैसे वोल्ट मीटर लेते हो, एक सिरा आर फेज पे लगाओ, दूसरा सिरा उसके न्यूट्रल पे लगाओ, या फिर एक वोल्ट मीटर का एक सिरा वाई पे लगाओ और दूसरा सिरा न्यूट्रल पे लगाओ। इसी तरीके से, या फिर अगर आप वोल्ट मीटर का एक सिरा बी पे लगा रहे हो और दूसरा सिरा न्यूट्रल पे लगा रहे हो उसके, तो ये जो वोल्ट मीटर तीनों जो मैंने कनेक्ट करे, V1 V2 V3, ये तीनों वोल्ट मीटर जो रीडिंग देंगे, कोई भी वोल्ट मीटर, यानी कि हर एक की जो रीडिंग निकल के आएगी, कौन सी? फेज रीडिंग, फेज वोल्टेज की वैल्यू निकाल के दे देंगे। ये कौन सी देगा? फेज वोल्टेज की वैल्यू। ये भी, ये कौन सा देगा? फेज वोल्टेज की वैल्यू। तो ये तुम्हारे सारे के सारे जो वोल्टेज कौन सा देंगे? फेज वोल्टेज की वैल्यू देंगे। और ये फेज वोल्टेज जो होगा, ये ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमारे पास है 4.44 FT5 KW का, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि जो फॉर्मूला आपने निकाला था, डेरिवेशन करा था, वो जो फेज आरएमएस का फॉर्मूला निकाला था, वो कौन सा होता है? फेज वायर और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है, ठीक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है बेसिकली अल्टरनेटर की, वो स्टार में बनाई जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है, हमें न्यूट्रल की जरूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है बहुत तरीके के फॉल्ट से हमें बचाता है, और न्यूट्रल के होने से हमारा जो पोटेंशियल है वो एक मेंटेन रहता है न्यूट्रल से, ठीक है। और हर घर में आप जानते हो, क्योंकि हमें जो भी हमारे घर के सप्लाई होती है उनमें न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो इसीलिए हम लोग जो जो अल्टरनेटर लेते हैं वो भी हम लोग न्यूट्रल वाला, यानी कि स्टार कनेक्शन लेते हैं। डेल्टा के साथ दिक्कत क्या होती है? डेल्टा, अगर आप बात करें डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन की कुछ इस तरीके से होता है, दिस वन इज आर, दिस वन इज वाई, दिस वन इज बी। तो इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का न्यूट्रल कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी कि नो न्यूट्रल, ठीक है। तो किसी भी तरीके का न्यूट्रल फेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए डेल्टा कनेक्शन कभी भी घर में यूज नहीं कर सकते, होम अप्लायंसेस में यूज नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि फॉल्ट के समय में भी डेल्टा कनेक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसको पावर सिस्टम में आपको डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया कि अभी तक हमने ये देखा कि स्टेट, अगर हम लोग अल्टरनेटर की हमने आर्मेचर वाइंडिंग बनाई तो वो हमें स्टार में निकल के आई, ठीक। अब देखो, अगर हम बात करते हैं फेज वोल्टेज की, ई फेज,
तो वो कितना होता है, वो निकल के आया था 4.44 FT5 KW। नाउ अगर इसको ध्यान से देखो तो 4.44 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर हम मान के चलते हैं स्पीड कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि हम लोग क्या ले रहे हैं, स्पीड को एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट ले लूं, आरपीएम को, यानी कि आरपीएम की बात कर रहे हैं, अगर एन को कांस्टेंट ले लूं तो एन से क्या होगा, एन से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई, तो एफ क्या होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई, यानी कि 4.44 भी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। नाउ एक बार तुमने अगर डिजाइनिंग कर दी तो नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स कर दिए। ठीक है, यानी जितने टर्न्स हो सकते थे वो पॉसिबल, वो तुमने आर्मेचर वाइंडिंग फिक्स कर दिए, तो दिस वन इज योर टी भी कांस्टेंट हो गया। और जब तुमने डिजाइनिंग करी है स्पेसिफिक टाइप की, तो स्लॉट पिच, फुल पिच, ये सारी चीजें फिक्स हो गई, पोल पिच फिक्स हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमने फिक्स कर दी, यानी कि KW भी फिक्स हो गया, वाइंडिंग फैक्टर भी फिक्स हो गया। नाउ अगर ये सारी चीजें फिक्स हो गई तो बचा क्या, तो बचा आपका ई फेज, यानी कि अगर सब स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसे केस में जो बनने वाला फ्लक्स, सॉरी बनने वाला जो इंड्यूस होने वाला जो फेज वोल्टेज होगा, आरएमएस वैल्यू, वो किसके बराबर होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्लक्स पर पोल के। ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा फ्लक्स पर पोल। ठीक है, तो यानी कि अब जो वोल्टेज बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा अल्टरनेटर के एक फेज में, यानी कि आर और न्यूट्रल के बीच में, बात समझते रहे ना। ठीक है, यानी कि अब अल्टरनेटर में आर वाइंडिंग के और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ई फेज आरएमएस, और वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्लक्स पर पोल के। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्लक्स पर पोल। तो फ्लक्स की अगर बात कर लेते हैं, फ्लक्स क्या होता है, तो भाई अगर हम लोग अल्टरनेटर को देखें तो अल्टरनेटर के रोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग की गई होती है, रोटर के ऊपर हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं। और कौन सी फील्ड वाइंडिंग करते हैं, आपको पता है, डीसी देते हैं हम लोग, यहाँ से डीसी देते हैं। अब डीसी जब दोगे तो भाई क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो यहाँ से हमने सप्लाई दी। ठीक है, अब मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओ जल्दी से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके का अगर मैक्सवेल्स का आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो इन दी डायरेक्शन ऑफ जो वायरिंग में करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर लगाओगे राइट हैंड रूल की तो कुछ नॉर्थ पोल ऊपर आ जाएगा, साउथ पोल नीचे आ जाएगा, तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से बाहर निकलता हुआ बनेगा। ठीक है, ये देखो, तो दिस वन इज योर फील्ड फ्लक्स। ये कौन सा फ्लक्स है भाई, ये है तुम्हारा फील्ड फ्लक्स। ठीक है, फील्ड फ्लक्स। नाउ अगर हम बात करें इस फील्ड फ्लक्स की, ये करंट जा रहा है, ये कौन सा करंट है, तो दिस वन इज योर फील्ड करंट IF, ये IF करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये कौन से, N फील्ड, यानी कि फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स हो गए। ठीक है, टर्न्स कह सकते हैं इसे, अगर बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है MMF का, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो MMF का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स है NF, इंटू उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट IF, और यही किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रिलक्टेंस के, जो इस फ्लक्स को रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है इनटू फ्लक्स के, यानी कि जो नेट फ्लक्स जनरेट हो रहा है पर पोल। बात समझ में आ रही, यानी कि अगर एक पोल की बात करें, सिंगल पोल की, यानी कि नॉर्थ पोल की अगर बात करें, इस पर्टिकुलर पार्ट की यहां से, ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर पोल को देखें, इस वाले पर्टिकुलर पोल के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो ऐसे केस में जो भी आपका फ्लक्स पर पोल है यहाँ पे, वो कैसा है, नॉर्थ पोल से निकलने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, तो नॉर्थ से जो लाइन फ्लक्स की निकल रही है वो आपके सामने है। तो ये जो हमने फ्लक्स लिया हुआ है, ये फील्ड फ्लक्स हो गया, एक परपोल फ्लक्स हो गया, दिस वन इज योर फाइव। ओके, तो ये जो 5 फ्लक्स निकलेगा ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एयर गैप रिलेक्टेंस पे। जरा हम इसको लिख लेते हैं। तो जो 5 है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इक्वल लगाएंगे। ठीक है, तो 5 इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए तुमने फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट कितना फ्लो करवा रहे हो, और जो फ्लक्स जा रहा है उसको कितना रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है, S। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हम लोग बात करें फ्लक्स पर पोल की, ठीक है, हमने अभी देखा, अब तक अगर कंक्लूड करूं तो मैंने देखा कि अगर हम लोग नॉर्मली जो वोल्टेज हमारा जनरेट होता था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता था फ्लक्स के। ठीक है, फ्लक्स पर पोल के, और फ्लक्स पर पोल किस पे डिपेंड करता है, MMF पे। MMF का जो फॉर्मूला होता है NF इंटू IF इक्वल टू S इंटू 5। S क्या है यहाँ पे, रिलक्टेंस है। ठीक है, अब रिलक्टेंस जो होता है वो यहाँ पे लिख लिया S, टोटल रिलक्टेंस। तो ऐसे केस में जो फ्लक्स निकल के आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है फील्ड वाइंडिंग में, और कितना रिलक्टेंस है। ओके, नाउ अब जरा रिलक्टेंस को जरा और अंदर चलते हैं, रिलक्टेंस को जरा समझते हैं। क्लियर, तो अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अब रिलक्टेंस को जरा जल्दी से देखते हैं। तो अगर S की बात कर लें, देखो रिलक्टेंस को अगर ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे वो ले रहा हूँ सेलिएंट पोल रोटर, ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर में यहाँ नॉर्थ बन रहा था, यहाँ साउथ बन रहा था, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इस बार मैं वायरिंग नहीं बना रहा हूँ, केवल फ्लक्स को अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो फ्लक्स देखो यहाँ से कुछ इस तरीके का फ्लक्स पास हो रहा है ये, ठीक, और ये जा रहा है फ्लक्स। अगर हम लोग केवल एक पोल को देखें, यानी केवल नॉर्थ पोल को, केवल इतने पोल को देखें, तो देखो यहाँ पे दो तरीके का रिलक्टेंस है। एक है, यानी कि अगर फ्लक्स के पाथ को जरा गौर से देखो, तो फ्लक्स, कुछ पार्ट फ्लक्स का एयर में है, यानी कि ये एयर है यहाँ पे,
और कुछ पार्ट फ्लक्स का कहाँ है, कोर में है, यानी कि ये क्या आयरन है, ठीक है, आयरन में है, और कुछ पार्ट एयर में है। तो एयर का जो पार्ट है वो उसको कौन सा रिलक्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो उसको भैया आपका एस एयर यानी कि एयर गैप रिलक्टेंस फेस करना पड़ेगा। और जो फ्लक्स तुम्हारा इस कोर के अंदर से पास हो रहा है यानी कि आयरन में से पास हो रहा है, इसको कौन सा रिलक्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो इसे एस आयरन फेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो मैंने अभी बात बताई है आपको, इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं, इसका मतलब अगर हम रिलक्टेंस की बात करें, टोटल रिलक्टेंस की, तो किसके बराबर होगा, तो वो एयर गैप का रिलक्टेंस प्लस एस आयरन का रिलक्टेंस, यानी कि जो आयरन आप बाहर ले रहे हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जो भी मटेरियल ले रहे हो उसका जो आपने आयरन सीलेंट पोल का जो रोटर लिया है, वो जिस मटेरियल का बना हुआ है, तो एक तो उसका कुछ रिलक्टेंस होगा, तो वो मैंने बना दिया, और कुछ जो हवा का है यानी कि एयर में भी तो फ्लक्स है, तो इसका कुछ रिलक्टेंस होगा, उसको मैंने ऐसे बना दिया। तो नाउ अब अगर हम बात करते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आपने कितने फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स करे हुए हैं, फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स इनटू आपने क्या करा, फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लो होने वाला करंट IF, ठीक है, डिवाइड बाई S टोटल। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, अब तक किसी भी तरीके का डाउट मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं, जरा अब इसको जरा बहुत ध्यान से देखो इस पूरी इक्वेशन को। तो अगर आयरन की बात करें, एयर गैप जो रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं हम आयरन की, तो आयरन क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर आप लोग जानते हो, हमने ट्रांसफार्मर में देखा था कि इसके अंदर क्या होगा, हिस्टैरिसीस की प्रॉपर्टी होगी, हिस्टैरिसीस, और हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को देखो, हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ट्रांसफार्मर सीरीज में मैंने डाला हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसका रिपीट नहीं करूंगा। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं, तो उनकी हिस्टैरिसीस की जो प्रॉपर्टी होती है कि जब आप फ्लक्स चेंज करते हो, तो जो अंदर के आयंस होते हैं यानी कि जो कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, उनको भी अपनी जो पोलैरिटी होती है उसे अलाइन करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ रिटेंटिविटी रह जाती है, डिले रह जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कहलाता है हिस्टैरिसीस लॉस, और ये होता है सॉलिड में। तो दिस वन इज योर हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी। तो ये हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी किस में होती है, सॉलिड में होती है। तो भाई इसकी वजह से एक प्रॉपर्टी हिस्टैरिसीस कर्व यूज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी कारण यहाँ पे जो एयर गैप, यहाँ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हिस्टैरिसीस कर्व को फॉलो करेगा। और हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर एक बहुत खास बात होती है, वो क्या होती है, सैचुरेशन की, ठीक है। अभी मैं इसका कर्व बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। यानी कि अगर आप एयर आयरन का रिलक्टेंस ले रहे हो, तो वहां क्योंकि आयरन सॉलिड है और उसके अंदर हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी और वो हिस्टैरिसीस कर्व को फॉलो करेगा, तो यानी कि वो कर्व जो होगा वो सैचुरेशन को, इस केस में सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर तुम्हारा फ्लक्स आयरन से पास हो रहा है, आयरन के रिलक्टेंस को तुम कंसिडर कर रहे हो, तो सैचुरेशन की प्रॉपर्टीज जरूर शो होगी, ठीक है। वहीं बात कर लेते एयर गैप की। अब भाई एयर गैप, अगर एयर के रिलक्टेंस की बात करोगे तो ये क्या है, आपकी गैस है, एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैसियस है। गैसियस का मतलब नो हिस्टैरिसीस, नो हिस्टैरिसीस, और हिस्टैरिसीस नहीं होगा तो नो सैचुरेशन। बात समझ में आ गई, नो सैचुरेशन, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफार्मर जो आपने याद होगा, ट्रांसफार्मर का अगर आपने लेक्चर्स पढ़े होंगे, तो ट्रांसफार्मर के अंदर एयर जो एयर गैप ट्रांसफार्मर होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा किसी भी तरीके के सैचुरेशन नहीं होता, सीधी सीधी लाइन जाती है, ठीक है। वहां पे अगर आप नो लोड उसका कर्व देखोगे तो वहां पे सीधी सीधी लाइन जाती है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। तो एयर गैप अगर हम लोग कंसिडर, यानी कि अगर आप केवल एयर गैप का रिलक्टेंस फॉलो करोगे तो हिस्टैरिसीस का काम नहीं आएगा, ना ही हिस्टैरिसीस होगा और ना ही सैचुरेशन होगा, ठीक। बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो अब तक ये चीज क्लियर हो गई है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एयर गैप रिलक्टेंस है उसका कितना बड़ा रोल है अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं, यानी कि फ्लक्स को बनाने में, ठीक है। तो सॉरी, उसको वोल्टेज को बनाने में, ठीक है। तो वोल्टेज जो बनेगा उसका जो फ्लक्स, जिस वोल्टेज जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स जो होगा वो क्योंकि दो पार्ट्स में है, दो रिलक्टेंस उसे फेस करने पड़ रहे हैं, एक रिलक्टेंस है एयर का और एक रिलक्टेंस है आयरन का। इसीलिए वो कर्व जो होगा, वो हम लोग अभी कर्व देखेंगे, तो वो कर्व दो तरीके के कर्व बनते हैं, आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। खैर आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा कि भाई जो फ्लक्स निकल के आया वो इक्वल टू निकल के आएगा नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड वाइंडिंग के इनटू फील्ड वाइंडिंग का करंट डिवाइड बाई एस टोटल। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब जो एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, मैंने पीछे यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, दिस वन। अगर इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, ठीक है। तो वोल्टेज यानी कि फ्लक्स, जो फेज वोल्टेज होगा आरएमएस वोल्टेज, वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पर पोल पे। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो भाई ई फेज की जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निकल के आई थी फ्लक्स के। क्लियर हो गया यहाँ पे। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो हम ये कह सकते हैं ई फेज
RMS जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू का K टाइम्स फ्लक्स के। क्लियर हो गया। अब ये जो फ्लक्स की वैल्यू आई है इसे यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या निकल के आएगा तुम्हारा, K इंटू एन एफ इंटू आई एफ अपॉन में एस टी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अगर हमने एक बार, अब देखो ना, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ फील्ड वाइंडिंग टर्न्स, फील्ड वाइंडिंग टर्न्स यानी कि जो तुमने रोटर पे टर्न्स करें। तो देखो अगर आपने एक बार डिजाइन करा इसको पूरे को, ठीक है, इस पर्टिकुलर रोटर को डिजाइन करा, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ आपने जो टर्न्स करे वो फिक्स कर दिए, यानी कि ये क्या है, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहीं पे अगर आपने इसकी बात करते हैं, ये क्या है, एयर गैप रिलक्टेंस प्लस आयरन रिलक्टेंस। तो भाई आयरन का रिलक्टेंस और एयर गैप का रिलक्टेंस ये भी एक तरीके का कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आपने रोटर को डिजाइन कर दिया और एयर गैप फिक्स कर दिया, तो एयर गैप जितना होगा, एक बार आपने जो एयर गैप फिक्स करा है और जो रोटर आपने डिजाइन करा इसका रिलक्टेंस, दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए। तो हम ये कह सकते हैं ये तीनों चीजें, और ये तो के तो कांस्टेंट था ही, तो ये तीनों चीजें क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ के डैश से। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, ई फेज आरएमएस इक्वल टू के डैश इंटू आई एफ। बात समझ में आ गई। यानी कि अब क्या होगा, जो फेज आरएमएस वैल्यू होगी वोल्टेज की, वो क्या होगी, के डैश इंटू आई एफ हो जाएगी। क्योंकि क्यों ऐसा करा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ टर्न्स जो तुमने फील्ड वाइंडिंग करे थे वो भी कांस्टेंट थे, एयर गैप का रिलक्टेंस भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे अल्टरनेटर का मतलब रिलक्टेंस भी कांस्टेंट है, और के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, के को, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग और रिलक्टेंस को, तीनों कांस्टेंट मान के के डैश में लिख दिया। तो ये जो हमारा नेट फॉर्म निकल के आया है, ये जो रिलेशन है इसका इस्तेमाल करूंगा मैं ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, ओपन सर्किट की करेक्टरिस्टिक हम लोग अल्टरनेटरी जो ड्रॉ करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं ओसीसी करेक्टरिस्टिक को, जल्दी से देख लेते हैं। तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक को हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, हैशटैग ओसीसी कर्व। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो हमने देखा ई फेज आरएमएस इक्वल टू के डैश इंटू यहाँ पे आई एफ, सॉरी, के डैश इंटू आई एफ। तो भाई एक कर्व हम बनाएंगे, ये आ गया, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, थोड़ी सी लाइन लहरती हुई है लेकिन उसको स्ट्रेट ही मानना। ठीक है, तो दिस वन इज योर आई एफ फील्ड करंट, एंड दिस वन इज योर इंड्यूस्ड वोल्टेज इन फेज, ई फेज आरएमएस। ठीक है, अब इसका कर्व ड्रॉ करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे बड़ा खेल आ जाता है, इसको बड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझने वाली बात है। ये जो के डैश है ना, अगर हम लोग के डैश की बात करें, इस पर्टिकुलर के डैश को ले रहे हैं, तो के डैश जो होगा ये दो पार्ट्स में बना हुआ है। यानी कि एक बार अगर मैं ड्रॉ करता हूं, जिसमें मैं क्या करता हूं, एस के ऊपर डिपेंड करता है एस टोटल। ठीक है, अगर हम बात करें के डैश की, इसको मैं, वेट, इसको मैं सही से कर देता हूं। ओके, नाउ अब देखो अगर के डैश को देखें, तो के डैश जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एस टी पे। टोटल हमने लिया था, याद है आपको, पीछे देखो, यहाँ पे देखो, तो के डैश की वैल्यू क्या ली थी, एस टी था इसके अंदर, तो के डैश की वैल्यू एस टी पे डिपेंड कर रही है, टोटल रिलक्टेंस पे। एस टी जो है वो दो पार्ट्स में टूटा हुआ है, एक है तुम्हारा एस एयर और एक है एस आयरन। क्लियर। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो मैं ओसीसी कर्व बनाऊंगा वो दो कर्व बनाऊंगा। ठीक है, एक कर्व बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एस एयर और एस आयरन दोनों को लूंगा, इससे एक बनाऊंगा प्रैक्टिकल कर्व, यानी कि एक्चुअल कर्व, एक्चुअल कर्व। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप बात करोगे एक अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर के अंदर कुछ फ्लक्स आयरन, इस पर्टिकुलर आयरन रोटर के अंदर रहेगा, और कुछ फ्लक्स जो होगा वो एयर में रहेगा। तो इसीलिए दोनों का रिलक्टेंस लेना पड़ेगा, एस आयरन प्लस एस एयर। और एक मैं बनाऊंगा आइडियल, यानी कि आइडियल कर्व लूंगा जिसके अंदर क्या लूंगा, केवल और केवल एयर लूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये मैं लूंगा एक आइडियल कर्व। ठीक है, आइडियल। ओके, बात समझ में आ रही। तो आइडियल कर्व ड्रॉ करूंगा केवल एयर गैप के रिलक्टेंस को लेके। तो ये दो कर्व मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बनाऊंगा आइडियल कर्व। ठीक है, आइडियल कर्व अगर बनाते हैं और एयर गैप ले लेते हो, तो तुम जानते हो बीएच कर्व के अकॉर्डिंग टू द बीएच कर्व, अगर आप बीएच कर्व को देखो, तो एयर गैप का अगर कर्व लेते हो, यानी कोई सॉलिड बॉडी नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा, नो सैचुरेशन, नो सैचुरेशन इन केस ऑफ, नो सैचुरेशन इन एयर, यानी कि एयर के अंदर कभी भी सैचुरेशन नहीं होता है। तो ऐसे केस में ई फेज जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई आई एफ के, फील्ड करंट के। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो हो गई, ये जो कर्व है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कर्व बनाया है, इसको मैं कहूंगा ये तुम्हारा हो जाएगा, इसे एयर गैप लाइन कर्व कह देते हैं, एयर गैप लाइन कहते हैं इसे। ठीक है, और ये कब होगा, ये कर्व कब बनेगा, जब हमने क्या करेंगे, इफ एस एयर इज ऑप्टेड।
ओनली इफ एस एयर इज ऑप्टेड, यानी केवल तुमने अगर एस एयर लिया है, यानी कि रिलक्टेंस ऑफ एयर लिया है, केवल अगर तब लोगे तो ये जो कर्व बनेगा ये कौन सा बनेगा, एयर गैप लाइन तुम्हारे सामने, तो ये कर्व आ जाएगा ओसीसी कर्व। दिस वन इज योर ओसीसी कर्व ऑफ ओनली फॉर एयर रिलक्टेंस, यानी कि अगर तुमने एयर रिलक्टेंस लिया है, ठीक। अगर लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल कर्व बनाते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल कर्व का क्या मतलब हुआ, जिसमें एयर और आयरन, तो अगर एयर गैप और आयरन दोनों को लोगे तो भाई सैचुरेशन कॉन्सेप्ट आएगा। तो थोड़ी देर तक तो क्या होगा, कर्व बनाते हैं, तो देखो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा, पूरा एयर गैप लाइन को फॉलो करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद ये कर्व सैचुरेट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहेंगे, नी पॉइंट कहते हैं। आपको पढ़ा होगा ये चीज, नी पॉइंट, ठीक है। दिस वन इज योर न्यू पॉइंट एंड दिस इज योर ओसीसी कर्व, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ पे ओसीसी कर्व आ गया यहाँ पे। तो ये कब आएगा, जब तुम क्या लोगे, एस टोटल लोगे, ठीक है। यानी कि एस टोटल मतलब एस एयर भी लोगे प्लस एस आयरन भी लोगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब इस कर्व के जरा थोड़ी सी एनालिसिस समझ लो बात को। हुआ क्या कि आपको जो फ्लक्स का कर्व आपको बनाना था, ईएमएफ इंड्यूस्ड का कर्व, ई फेज आरएमएस, और आपको बनाना था फील्ड वाइंडिंग के करंट का कर्व, ठीक है। तो अगर हम फील्ड वाइंडिंग करंट और वोल्टेज के अंदर फेज वोल्टेज का कर्व बनाते हैं, तो ऐसे केस में जो कर्व आपके सामने आएगा वो दो कर्व बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भाई ई फेज आरएमएस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, आईएफ के और के डैश के। अब के डैश जो है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, पर के डैश जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है तुम्हारा एस एयर और एक है एस आयरन। अगर तुम एस एयर और एस आयरन दोनों को लेते हो, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एस एयर और एस आयरन दोनों को लोगे, तो ये तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिकल कर्व निकल के आएगा, एक्चुअल कर्व बनाओगे। अगर तुम केवल एस एयर को ले लेते हो, यानी केवल एयर को, एयर के रिलक्टेंस को, तो यहाँ पे आइडियल कर्व बनेगा। तो दिस वन इज योर एयर गैप लाइन। ये क्या होता है, ये एक तरीके का आइडियल कर्व होता है, आइडियल कर्व, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का बीएच कॉन्सेप्ट नहीं है, बीएच कर्व का सैचुरेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये हो गया आइडियल कर्व, ठीक है। तो आइडियल कर्व यानी कि एयर गैप लाइन के रूप में इसको शो करा जाता है। तुम देखना कभी भी अगर आपने ओसीसी कर्व देखोगे किसी भी मशीन का, तो उसमें एयर गैप लाइन जरूर बनी होगी, और वो जो एयर गैप लाइन होती है वो बेसिकली, इसी एयर गैप लाइन का मतलब होता है केवल अगर आपने एयर गैप का रिलक्टेंस लिया हुआ है, तब बीएच कर्व, तब आपका ओसीसी कर्व कैसा बनेगा, ठीक है। तो एयर गैप लाइन हमेशा शो करती है एयर गैप के रिलक्टेंस को ऑप्ट करके बनाया गया ओसीसी कर्व, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल कर्व होता है, यानी कि जो ओसीसी कर्व जो एक्चुअल होता है वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है, यानी कि प्रैक्टिकल ओसीसी कर्व। और प्रैक्टिकल ओसीसी कर्व जब लोगे तो उसके अंदर तुम्हें दोनों रिलक्टेंस लेने पड़ेंगे, एयर गैप का भी रिलक्टेंस और आयरन का भी रिलक्टेंस। और जब दोनों रिलक्टेंस को तुम लोगे तो तुम्हारा कर्व जो होगा वो इस तरीके से आएगा, नी पॉइंट के बाद सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फील्ड करंट तुम्हें खूब सारा भी बढ़ा दोगे तब भी वोल्टेज कमी होगा। यानी कि जैसे जैसे तुम फील्ड करंट बढ़ाते जाओगे स्टार्टिंग केस में, यानी कि बिफोर नी पॉइंट, अगर हम बात करें बिफोर नी पॉइंट, ठीक है, मैं कर्व में ही बता देता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप इसको समझ सको। अगर बिफोर नी पॉइंट यानी कि यहां से यहां तक के कर्व की अगर बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां पे क्या लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जैसे जैसे आप आईएफ को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फेज वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड कर्व है, सैचुरेटेड कर्व, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, यानी कि यहां से यहां तक अगर आप कर्व देखोगे तो ऐसे केस में तुम जैसे जैसे फील्ड करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, बल्कि ई जो होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर्व हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। यानी तुम फील्ड करंट कितना भी बढ़ा दो, वो वोल्टेज जो इंड्यूस होने वाला वोल्टेज है वो क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सैचुरेशन हो गया है। और सैचुरेशन क्यों हुआ है, क्योंकि आपने आयरन लिया, और आयरन के अंदर क्या होता है, यानी कि जो सॉलिड मेटेरियल होता है उसके अंदर सैचुरेशन होता है, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो दिस वन इज योर ओसीसी कर्व, ये हो गया तुम्हारे अल्टरनेटर का ओसीसी कर्व। इसको बनाने के लिए आपको मैंने और सारी चीजें बता दी हैं, ये मैथमेटिक्स भी इसकी समझा दी है, प्लस तुम्हें ये भी बता दिया किस तरीके से बनेगा, इसका क्या मतलब होता है। एयर गैप लाइन का भी मैंने आपको मतलब बता दिया, एयर गैप लाइन कैसे आ रही है, ठीक है। तो एयर गैप लाइन अगर कभी भी तुम्हें बनानी है, तुम्हें पता करना है एयर गैप लाइन क्यों लीनियर जा रही है, तो रीजन क्या है, उस केस में हमने ओसीसी कर्व ड्रॉ करा है, लेकिन हमने आयरन के एयर रिलक्टेंस को नहीं लिया है, केवल एयर गैप के रिलक्टेंस को लिया है। और आपको जानते हो कि एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है उसके अंदर किसी भी तरीके का बीएच कर्व फॉलो नहीं होता, तो कोई भी सैचुरेशन काम नहीं होता है। और क्योंकि सैचुरेशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती एयर में, इसीलिए कर्व लीनियर रहता है। यानी कि जैसे जैसे लीनियर कर्व का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।